आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डेट निवेश की ओर रुख करते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि फेड ने अब ब्याज दरें बढ़ाई है और इन्फ्लेशन को लेकर आक्रामक रुख थोड़ा सा अख्तियार कर लिया है। इसका भारतीय ब्याज दरों का जो बढ़ने का सिलसिला है उस पर किस तरह से असर पड़ेगा, डेट पोर्टफोलियो में आपकी रणनीति अब क्या होनी चाहिए, विस्तार से बात करेंगे। हमेशा की तरह खास मेहमान हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी की सीआईओ लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ जुड़ गई हैं। लक्ष्मी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और सर्जिकल स्ट्राइक जो कि फेड ने इन्फ्लेशन पर डिमांड कर दिया है या चला दिया है, इसकी चर्चा तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका असर हमने न सिर्फ यूएस के बाज़ारों पर देखा, हमारे बाज़ारों पर भी देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ लक्ष्मी, जो कि लोगों को था कि चलो अब तो कंट्रोल में आ गया, कुछ डेटा थोड़ा सा राहत भरा क्या दिखाई दिया, तो लोगों को ये लगने लगा कि चलो अब ठीक है, ब्याज दरें अगर बढ़ेंगी तो भी धीमी गति से बढ़ेंगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कविता। ये तो वो भ्रम में है जो ये सुनहरा जो हिरन है वो बाद में पता चला वो कैसा खूंखार टर्न ले लिया रामायण में। सो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी जो आगे चल के जो एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे फ्यूचर का कर्व अगर आप देखते हो, फेड फंड फ्यूचर्स का कर्व वहां पे खास दिखाई दे रहा था कि 2023 के शुरुआत में ही शायद रेट कट की संभावना हो सकती है यूएस में। तो आई थिंक उन सारे जो उम्मीद वो जो सारी लेकर बाजार बैठी हुई थी उन सब पे काफी हद तक पानी फेर गया है। और अब का जो ऐसा माहौल है कि जो रेट हाइक लगातार चलती रहेगी, ये अंदाजा अपने को ये वीकेंड में यूएस के गवर्नर ने हमको दे दिया है। तो आई थिंक थोड़ी बहुत मायूसी हो गई है, जो कि आपने यूएस के जो ब्याज दर है वहां पे यील्ड्स काफी हद तक बढ़ चुकी है और इनफैक्ट शॉर्ट एंड वाले यील्ड्स काफी तेजी से बढ़े वहां पे। और थोड़ा सा असर हमको हमारे देश के यील्ड्स में भी देखने को मिला, हालांकि थोड़ा सा म्यूटेड रिस्पॉन्स था पर डेफिनेटली नेगेटिव रिस्पॉन्स ही था। हमारे देश में अब ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला कितना धीमा चलेगा, पूरे फैक्टर्स को अगर हम देखते रहें, क्योंकि भारत की ग्रोथ स्टोरी और जिस तरह से इन्फ्लेशन को टेम डाउन करने के जितने भी प्रयास हैं वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहौल भी अच्छा है और क्योंकि अभी फेस्टिव माहौल में हम चले गए हैं। लेकिन अब देखिए एफआईआईज़ को लेके थोड़ी सी अब दिक्कत तो आने ही वाली है। तो अब इस पूरे सिनेरियो में हमारा ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला क्या थोड़ा सा धीरे धीरे कम होगा या हम तीव्रता से ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें एक पेस मेंटेन करनी है? शायद अगर हम चौथी गियर पे थे तो हम शायद चौथी गियर से आके तीसरी गियर पे आके रुक सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली पहली गियर पे या न्यूट्रल पे जाने का तो कोई लक्षण हमारे देश में भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अब भी अगर आप देखो तो अगले महीने जो सितंबर में पॉलिसी है यूएस फेड की, वहां पे 70% अनुमान लगाया जा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ेंगी। हालांकि 15 दिन पहले ये जो प्रोबेबिलिटी थी वो तकरीबन 40% के आसपास थी। तो अगर 75 बेसिस पॉइंट रेट वहां पे बढ़ता और हमारी पॉलिसी उनके बाद है तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रुपया भी थोड़ा दबाव में आ जाएगा। आज ही हमने थोड़े उसके लक्षण देखे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि यूएस ब्याज दरें बढ़ाते जाए लगातार और हमारे देश में हम थोड़ा सा बैक साइड ले ले, वो हो नहीं सकता। तो आई थिंक पेस रखने के लिए हमको शायद क्वांटम ऑफ रेट हाइक्स जो हमने पिछले 3 महीने में देखा शायद वो नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शनली हमें लगता है कि हम नॉर्थवर्ड जर्नी हम कायम रखेंगे। में अब बॉन्ड यील्ड्स का जिस तरह से मूवमेंट है, उन्हें कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स के मूवमेंट के हिसाब से हमें ये समझ जाना चाहिए कि कितना उत्साह है या कितनी चिंता है, नहीं? उत्साह भी है, चिंता भी है। उत्साह इसलिए है कि ऐसी थोड़ी थोड़ी उम्मीद जग रही है कि शायद इंडिया का जो बॉन्ड है वो विदेशी इंडेक्स यानी इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। तो उस हेतु थोड़ा सा जो होप है वो होप ट्रेड के चलते इतनी मायूसी नहीं दिखाई दी। पर चिंताजनक विषय ये भी है कि ऐसे नहीं होगा कि यूएस की ब्याज दरें बढ़ती जाएगी और यहाँ पे हम एकदम स्थिरता देखेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो ऐसा हमें लग रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो बेंचमार्क रिपो रेट है वो 5.4% पर है। अब समझो आधा टका बढ़ जाए ये सितंबर के पॉलिसी में, तो ऐसा मालूम होता है कि शॉर्ट एंड जो एकदम शॉर्ट एंड का जो यील्ड कर्व है जो काफी हद तक
लिंक्ड है रिपो रेट के साथ, वो थोड़ा शायद और तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन बढ़ना ये तय है, डायरेक्शन और टाइमिंग जो है वो शायद थोड़ा-सा धीमा हो सकता है, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे हमको हेडविंड्स आते हैं उसी की तरह थोड़े बहुत टेलविंड्स, जो कि अननोन टेलविंड्स है आज की तारीख में, वो होप ट्रेड जो है वो आज भी जिंदा है। उस वजह से जो चिंता है वो थोड़ी म्यूटेड रही आज के बाजार में। आने वाले 6 से 8 महीनों के बारे में अगर मैं पूछना चाहूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहती हैं कि भारत के हित में रहें? अगर ये मुद्दा डगमगा गया तो हमारी जो पूरी प्लानिंग है आरबीआई की वो डगमगा जा सकती है। वो कौन से फैक्टर्स होंगे, वो कौन से ट्रिगर्स होंगे? देखिए, सबसे पहला ट्रिगर है कच्चे तेल के दाम। तो आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कहा कि $105 के आसपास ये सारे आंकड़े इन्होंने तय किए हैं। अगर ये थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है, पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे हो जाए तो ये सारे आंकड़े एक बार के लिए तो लाइक लिटरली हम बोल सकते हैं तेल लेने गए, क्योंकि सारे जो असम्पशंस है वो हमको खिड़की के बाहर फेंक देना होगा। तो ये बहुत जरूरी है, और इसी के चलते जो जियोपॉलिटिकल रिस्क अनफोल्ड होते हैं, और ये सारे जैसे हम बोलते हैं अननोन अननोन होते हैं, आप पोर्टफोलियो जो रणनीति है आप अननोन अननोन के हिसाब से नहीं तय कर सकती। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए हैं महंगाई के आंकड़े, इससे जुड़े हुए हैं कि विदेशी निवेशक क्या और पैसा लगाएंगे हमारे देश में। आज की तारीख में अगर आप देखो तो शेयर बाजार हो या बॉन्ड बाजार हो, दोनों में इनका जो नेट सेल्स है वो पॉजिटिव रहा है। तो आई थिंक क्योंकि तेजी हो या मंदी हो, हम तेल खरीदते जाएंगे और हम नेट इंपोर्टर्स ही रहेंगे। ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ना कि महंगाई बट रुपया। रुपया जितनी तेजी से दबाव में आता रहेगा, और कच्चे तेल के दाम जितने बढ़ते जाएंगे, उतना ही हम पे थोड़ा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है इसको ट्रैक करना। रुपए की चाल ने आपको कितना परेशान किया शुरुआती दौर में जब खुला था बाजार? बहुत ज्यादा तो इम्पैक्ट नहीं हुआ। आज जैसे मैंने बताया आपको 7.2 के आसपास बंद हुआ था फ्राइडे को। ओपनिंग ट्रेड में 5 बेसिस पॉइंट की दबाव में आया था, और उसके बाद तो ठीक ठाक ही बंद हुआ, तो ऐसा कोई ना। और सिमिलरली रुपया भी 80 के पार चला गया था और क्लोजिंग में 80 के नीचे बंद हुआ। तो आज का दिन कुछ ज्यादा तनाव नहीं था, मैनेजेबल था। लेकिन हम 1-2 दिन के हिसाब से रणनीति नहीं करते हैं, थोड़ा नियर टू मीडियम टर्म, मध्य मार्ग के हिसाब से हमको लेके चलना पड़ेगा। और उसके लिए जो है जीडीपी के तो आंकड़े ठीक है, वो तो एक्सपेक्टेड ही है, अच्छे होंगे। पर बहुत जरूरी है कि अगले महीने जैसे पॉलिसी डिसीजन आएगा, वहां पे किस तरह का हाव भाव होगा, और ये जैक्सन होल के चलते क्या हमारी रणनीति सेंट्रल बैंकर की क्या कुछ चेंज हो सकती है, वो बॉडी लैंग्वेज और वो टेक्स्ट बहुत बहुत जरूरी होगा। एक चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, देखिए यूएस पर तो यहाँ पर ब्याज दरें आगे चलकर बढ़ती रहेंगी, कड़ा रुख हमें समझ में आ गया है। यूके को लेकर क्या होगा, पूरे यूरोपियन देशों को लेकर क्या होगा, जहाँ पर तो बहुत हाई लेवल महंगाई के भी आंकड़े और आकलन सामने आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और रिसेशन तो जैसे मुंह ही देख रहा है उनका। तो यहाँ पर अगर मामला बिगड़ गया तो इसके इम्पैक्ट से कौन कौन से देश हैं और उसमें भारत कहां पर है जिस पर असर हम पड़ता हुआ देखेंगे? नहीं, क्लियरली आपकी ऑब्जर्वेशन बैंग ऑन है। यूरोपियन रीजन्स में भी महंगाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो थोड़ी बहुत हार्ड लैंडिंग की बात हो रही है कि वहां पे ग्रोथ के आंकड़े भी खराब आ रहे हैं। लेकिन जैसे एक सेंट्रल बैंकर की जो नजर है, वो नजर केवल जैसे अर्जुन ने कहा था कि उसकी नजर केवल वो आंख पर है, कोई वातावरण पे नहीं है। ठीक उसी तरह हमारे सेंट्रल बैंकर्स हो या विश्व भर के सेंट्रल बैंकर्स आज की तारीख में केवल महंगाई पे फोकस कर रहे हैं। और हमें ये लगता है ईसीबी यानी यूरोपियन रीजन में भी हमको ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके चलते थोड़ा बहुत अगर ग्रोथ में हमको सैक्रिफाइस लेना पड़े वहां पर, और उसके चलते ग्लोबल ग्रोथ जैसे विश्व भर में अगर ग्रोथ स्लो डाउन हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में उसकी छींटे नहीं पड़ेंगी। शायद डिग्री कम होगा, लेकिन हमको भी वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आई थिंक हमको यूएस के अलावा
खास नजर ईसीबी पे भी रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बाकी सारे जो इमर्जिंग नेशंस हैं उन पे भी हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा, बट ईसीबी एक ऐसी जगह है जहां पे रिसेशन की बात यूएस से ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। तो वहां पे भी अगर रेट हाइक के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया को भी फ्रंट फुट पे बैटिंग करना पड़ेगा, लेकिन हर बॉल पे छक्के लगाने की जरूरत नहीं है, 2s और 3s से भी काम हो सकता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल जो कि मेरे ख्याल से निवेशकों और दर्शकों के जहन में भी होगा कि अब एफडी के रेट्स अगर बढ़े तो कितने बढ़े। इस बीच हम देख रहे हैं कि लिक्विड फंड्स में आपको बेहतर रेट मिलने शुरू हो चुके हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा से ही एफडी से ये इसको बेटर ऑप्शन माना जाता है। लेकिन क्या फिक्स डिपॉजिट में अगर कोई इंटरेस्टेड हो निवेश करने के लिए तो थोड़ा सा रुक जाए क्या लक्ष्मी अभी? देखिए, हमारे हिसाब से जो बैंक है हमारे देश में, उनकी जो क्रेडिट, जो लेंडिंग हम ग्रोथ बोलते हैं, क्रेडिट के आंकड़े काफी मजबूती से बढ़ रहे हैं। और उसके मुकाबले में अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ को देखो, यानी बैंकों ने कितना पैसा डिपॉजिट के द्वारा उठाया, वो उतनी बढ़ नहीं रही है। तो केवल इन आंकड़ों को देख के हमको लगता है कि डिपॉजिट रेट यहाँ से और बढ़ सकती है। और जैसा आपने बताया, जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी, यानी जो बेंचमार्क रेपो रेट बढ़ेंगे, उसका फायदा क्या निवेशकों को हो सकता है? द आंसर इज यस। लक्ष्मी, इत्मीनान से और विस्तार से आपने पूरे समीकरण को समझाया। बढ़ती ब्याज दरों को लेकर क्या चिंता करनी चाहिए, नहीं, और निवेश के लिहाज से फिलहाल कहाँ बेहतरीन मौके हैं। धन्यवाद समय निकालकर हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के बाद अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों को इंतज़ार है अपने सवालों के जवाब का, और साथ ही आपको बताएंगे कि पैसिव फंड्स की लोकप्रियता में आखिर कितना दम है। बने रहे हमारे साथ।